हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना होता है। एक है इसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप C+O और दूसरा है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, इस वजह से OH हाइड्रोक्सिल में से H+ आयन बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है प्रोटॉन के फॉर्म में। इसलिए अल्कोहल्स के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे वो मेटल्स के साथ और बेसिस के साथ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स बनाते हैं और साथ ही कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स सॉल्ट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, लिबरेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये इन रिएक्शन से आपको समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी धातु जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाता है और H2 गैस रिलीज़ करता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिस के साथ NaOH क्षार है, इसके साथ भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाता है, सोडियम एसिटेट। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं, तीनों रिएक्शंस ये COOH कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। इसके अलावा CO कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से पूरा OH ग्रुप OH समूह भी मॉलिक्यूल से निकल जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। इन रिएक्शन में ये COH बॉन्ड टूटता है। तो ये दूसरे तरीके की रिएक्शन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जिसमें वो H+ आयन रिलीज़ करता है, मतलब एसिड के जैसे बिहेव करता है। दूसरी रिएक्शन वो है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से होती है कि पूरा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे COH ग्रुप के विदलन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। देखिए, C और OH बॉन्ड के टूटने की क्लीवेज के जो रिएक्शंस होते हैं वो यूजुअली एसिडिक मीडियम में कराए जाते हैं। एसिडिक मीडियम में कराए जाने का रीज़न ये है कि जब C और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसका मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो OH ग्रुप है वो OH- के फॉर्म में बाहर निकलेगा और उसकी जगह एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। देखिए, OH एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, त्यागा जाने वाला ग्रुप नहीं है। तो इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये H+ प्रोटॉन OH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके इसके पास जाके जुड़ जाता है। अब ये OH कन्वर्ट हो गया OH2+ में, जो कि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, त्यागा जाने वाला ग्रुप है। अब ये आसानी से OH2 के फॉर्म में OH2+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पानी के रूप में बाहर निकल जाता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आने वाला दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरह C और O के बीच का बॉन्ड टूट गया और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। तो इस तरीके से COH का बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये दूसरे तरह की रिएक्शन है। तीसरी तरह की रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे या तो कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या कोई एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो इस ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो तीसरे तरीके के रिएक्शंस हैं,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देता है। एक एसिडिक बिहेवियर, H+ आयन बाहर निकालता है, कार्बोक्सिलेट बनता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है। दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, OH- बाहर निकल जाता है, उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। और तीसरा इस एराइल या एल्काइल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की कुछ विशेष अभिक्रियाएं, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन में एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है ब्रोमीन या क्लोरीन से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? फॉस्फोरस या फॉस्फोरस हेलाइड की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है अल्फा हेलो एसिड। ध्यान दीजिए, रिएक्शन है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फोरस हेलाइड एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा हेलो एसिड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन और शॉर्ट फॉर्म में इसको HVZ रिएक्शन भी कहा जाता है। रिएक्शन देखिए, ये है एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट बना अल्फा हेलो एसिड। इसका मैकेनिज्म देखिए, हम ब्यूटेनोइक एसिड को लेके एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये ब्यूटेनोइक एसिड है, रिएक्शन हुआ ब्रोमीन के साथ फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये OH- के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इसको रिप्लेस करता है ब्रोमाइड। ये यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया। साथ ही ये जो अल्फा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन से। ये बनी एक संक्रमण अवस्था, बीच की अवस्था जो हमको मिलती नहीं है, अस्थायी होती है। पानी के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये वाला ब्रोमाइड फिर से OH में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनता है 2-ब्रोमो-ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि एक अल्फा हेलो एसिड है। अल्फा हेलो एसिड हम इसे क्यों कहते हैं? देखिए, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है क्योंकि ये इस COOH वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, ये गामा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलाइड जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड, इसलिए ये हुआ अल्फा हेलो एसिड 2-ब्रोमो-ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम हेलोजन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में हेलोजन लेते हैं, तो जो दूसरे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जैसे यहाँ पे देखिए, एक अल्फा हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया ब्रोमीन से। अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में ब्रोमीन लिया तो ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है ब्रोमाइड से। तो जब ज़्यादा हेलोजन लेते हैं, अधिक मात्रा में हेलोजन लेते हैं, तो दूसरे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसकी क्रियाविधि देखिए, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इनॉल के थ्रू होता है। स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन हमने इसका किया ब्रोमीन और फॉस्फोरस से। फर्स्ट स्टेप में ये OH की जगह रिप्लेस हो गया ब्रोमीन, एसिड ब्रोमाइड बनता है। ये एसिड ब्रोमाइड देखिए इनॉल बनाता है। किस तरीके से इनॉल बनाता है? ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए, CH2 है, इस CH2 का एक हाइड्रोजन वो ब्रेक हो जाता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, डबल बॉन्ड बना दिया। ये देखिए, ये H बना H+, ये H+ जाके जुड़ जाता है O- के साथ, यहाँ जुड़ गया, ये बन गया OH। फिर से समझिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में टूट गया। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था वो बॉन्ड इस कार्बन के बीच में आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। ये H+ चला गया O- पे, ये बन गया हाइड्रोक्सिल। ये है इनॉल। इसे इनॉल क्यों कहते हैं? इन का मतलब एक डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये है इनॉल।
नेक्स्ट स्टेप में ये इनॉल रिएक्शन करता है Br2 के साथ। जब Br2 इस इनॉल के कांटेक्ट में आता है तो ब्रोमीन का एक जो एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा और उसकी जगह यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, COOH बन गया। इस यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स चले गए इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो Br माइनस है वो इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगा, Br प्लस है वो इस नेगेटिव कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से ये H प्लस बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में पानी के साथ रिएक्शन होगा। ये Br माइनस बाहर निकला और यहाँ से OH माइनस वापस से यहाँ पे जुड़ गया और हमें प्रोडक्ट मिला अल्फ़ा हेलो एल्फा, यहाँ इस केस में अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है मैकेनिज्म हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन का। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। जब हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के विरचन की विधियाँ बताई थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था, तब हमने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होने से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इस रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, जो अपचायक हम यूज़ करते हैं, वो है या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। इन तीनों को यूज़ करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया, पहले स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स बना, ये एसिडिक मीडियम में प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो ये बना प्राइमरी अल्कोहल। और इसी तरह उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, रुथीनियम की प्रेजेंस में 680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजनेशन होता है, H2 के साथ इसका रिएक्शन होता है और प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे विकार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकल जाना, इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जब ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी CO2, तो बचा RH, मतलब बनेगा एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स के साथ यूजुअली किया जाता है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स का रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ करते हैं तो हमें मिलता है एल्केन और साथ में कार्बोनेट्स। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, ये है कार्बोक्सिलेट आयन CH3COO माइनस एसिटेट आयन। फर्स्ट स्टेप में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस CH3 के ऊपर, ये बन गया कार्बन आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन आयन रिएक्शन करता है H2O के साथ और हमें मिलता है एल्केन मीथेन। ये जो रिएक्शन है इसमें आपने देखा कि इंटरमीडिएट है एक कार्ब एनायन, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस कार्ब एनायन को स्टेबिलिटी दे सके, स्थायित्व दे सके, वो इस रिएक्शन के वेग को बढ़ा देगी। तो इसको स्थायित्व कौन दे सकता है? एक ऐसा ग्रुप इसके साथ अटैच्ड हो, इस कार्ब एनायन के साथ अटैच्ड हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ग्रुप अगर कार्ब एनायन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये रिएक्शन तेज़ी से संपन्न होगा, रिएक्शन का वेग बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये है एक कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पे
ये जो रिंग है इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। जब 3 नाइट्रो ग्रुप इस रिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है तो रेजोनेंस के जरिए ये इस जो इसके साथ जो कार्बन आयन बनेगा उसको स्थायित्व देगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और हमें बना ये वाला कार्बन आयन। यहाँ पे माइनस चार्ज है क्योंकि ये तीनों नाइट्रो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं, इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज कर देते हैं। तो ये रिएक्शन तेज़ी से होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला हो वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा हुआ होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। इसी तरीके की चीज़ बीटा कीटो एसिड्स में भी होती है। ये है बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स क्यों हम इसे कहते हैं? ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, इस पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यह है बीटा कीटो एसिड। ये बहुत जल्दी से तेज़ी से विघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सिंपली इनको 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं तो ये विघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए यहाँ से बाहर निकल जाती है और 8COCH3 एक कीटोन हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन इतनी तेज़ी से क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है, जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है, वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। ये बना है कार्बन आयन। ये देखिए कार्बोक्सिलेट आयन है ये। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, यह इलेक्ट्रॉन से C पे आ गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है इसलिए ये कार्ब एनायन स्टेबलाइज हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। एक H+ इसे मिला और ये बन गया कीटोन। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है। ये देखिए ये बीटा कीटो एसिड्स हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये बॉन्ड इधर चला गया तो ये OH बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, बना इनॉल। ये इनॉल कीटो फॉर्म में भी जा सकता है। इनॉल हम इसे क्यों कहते हैं? एक डबल बॉन्ड इसलिए इन और OH इसलिए ऑल। कीटोन फॉर्म में भी ये जा सकता है। ये आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। ये O और H के बीच का बॉन्ड टूट के इधर आ गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। ये H+ इस CH2- से जुड़ गया तो ये बन गया कीटोन। तो इस तरह ये एक 6 मेंबर्ड संक्रमण अवस्था बना सकता है, ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है, इनॉल फॉर्म में जा सकता है। तो ये 2 रीजंस हुए। एक तो कार्बन आयन अनुनाद से स्थायी हो जाता है और दूसरा इसकी एक स्टेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है 6 मेंबर्ड। ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से देखिए मेलोनिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड ये दोनों ही ऊष्मा के प्रति अस्थायी हैं। ऊष्मा के प्रति अस्थायी होने का मतलब हम इनको थोड़ा सा भी गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। जो एसिटोएसिटिक एसिड है, ये है एसिटोएसिटिक एसिड। इसमें से ये CO2 बाहर निकल गया, CH3COCH3 एसीटोन। और ये है मेलोनिक एसिड। इस मेलोनिक एसिड में से भी एक CO2 बाहर निकल जाता है। ये CO2 दोनों में से कोई सा भी निकल सकता है। ये CO2 बाहर निकल गया, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और ये COOH CH3 एसिटिक एसिड। तो ये 2 रीजंस की वजह से कि कार्बन आयन का अनुनाद से स्थायीकरण हो जाता है और एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है। ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बीटा कीटो एसिड्स हैं वो ऊष्मा के प्रति अस्थायी होते हैं, हीट की प्रति ये
स्टेबलाइज नहीं होते। जैसे ही हम इनको थोड़ा सा गर्म करते हैं ये डिकम्पोज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ रिएक्शंस जो हमने आज पढ़े। 3 रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हेलो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।